In this video, we will talk about the lenses and the different rules by which the images are formation by using these lenses and different ray diagrams also. So, first of all, what is lens? Anything which has different refractive index as compared to its surrounding is known as lens. Suppose I am taking this. This is a lens F. This is having the refractive index mu1 and the outside refractive index is mu2. Then this will behave as a lens. Lens can be anything, can be in any shape, can be made up of any material which is transparent and light can cross through it. This one is also a lens. This one is also a lens. So there are different types of lenses. ये भी एक लेंस हो सकता है. दिस वन इज़ ऑल्सो अ लेंस. दिस वन इज़ ऑल्सो अ लेंस. अलग अलग टाइप्स के लेंसेज हो सकते हैं. ठीक है. तो जो ये वाला लेंस है फर्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस. ये वाला है थर्ड वन इज़ प्लेनो कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. फोर्थ वन इज प्लेनो कॉनकेव. प्लेनो कॉनकेव लेंस. देन फिफ्थ वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव. कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लेंसेज हो सकते हैं. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस में दो तरह के लेंस और हो सकते हैं. जैसे अगर जो ये लेंस है, लेंस बना किससे है? लेंस बना है सपोज ग्लास से, प्लास्टिक से, वाटर से भी बन सकता है. अगर बाहर चारों तरफ एयर है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो वाटर ड्रॉप है वो भी एक तरह से किसकी तरह बिहेव करेगी? लेंस की तरह बिहेव करेगी. ठीक है. तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें अगर जो ये दो कर्ड पार्ट हैं इन दोनों की रेडियस सेम हो या डिफरेंट हो उससे मैटर करेगा. जैसे मैंने सपोज एक लेंस बनाया ये. अब क्या होगा? ये भी एक कर्व्ड पार्ट रहा होगा, किसी स्फेयर में से निकाला गया होगा. और जो ये राइट साइड वाला है ये भी एक कर्व्ड पार्ट रहा होगा और ये भी किसी स्फेयर में से निकाला गया होगा. दोनों के अंदर मटेरियल भर करके हमने लेंस बनाया है. तो जो इस साइड वाला कर्व्ड पार्ट है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी R1 और जो लेफ़्ट साइड वाला कर्व्ड पार्ट है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगी R2. रेडियस सब तरफ सेम होगी, किसी भी डायरेक्शन में हम बना सकते हैं. तो अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाए कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो उसे हम कहते हैं कि वो बाय कॉन्वेक्स लेंस है. बाय कॉन्वेक्स लेंस है अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाता है तो. और अगर R1 इज़ नॉट इक्वल्स टू R2 रहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है. डबल कॉन्वेक्स लेंस है अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 रहता है तब बाय कॉन्वेक्स लेंस है, और नॉट इक्वल्स टू रहता है तब डबल कॉन्वेक्स लेंस है. इसी तरह से कॉनकेव में अगर दोनों कर्व्ड पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे कि बाय कॉनकेव है. और अगर दोनों कर्व्ड पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी तो उसको हम बोलेंगे डबल कॉनकेव है. डबल कॉनकेव लेंस है. तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के लेंसेज हमारे पास हो सकते हैं. ठीक है. हमने 10th क्लास में भी लेंसेज के बारे में पढ़ा हुआ है. अच्छा, अब हम ये बात पहले से जानते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कन्वर्जिंग होता है. कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि ये रेस को एक जगह पे इकट्ठा करता है. ये बात हम 10th में पढ़ चुके हैं. और एक डाइवर्जिंग लेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला लेंस जो कि कॉनकेव है ये डाइवर्जिंग होता है और ये रेस को फैलाता है. डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना, कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना. तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है. मतलब जो इनके जनरल रे डायग्राम्स अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से जब पैरेलल रे आती है तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है और मीट करती है. इस वाले केस में अगर पैरेलल रे आती है तो ये फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है और इस तरह से स्प्रेड हो जाती है. तो ये हमने 10th में पढ़ा है. तो इसमें क्या है, केवल ऐसा ही नहीं होता, ये अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं. अगर मैं बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
टू मान लूँ और इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान लूँ, तो बाहर तो दोनों तरफ म्यू टू होगा और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। तो ये उस केस में होगा जब म्यू वन की वैल्यू ज़्यादा है म्यू टू से, तब कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बिहेव करता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बिहेव कर रहा है कि पैरेलल रे आ रही है और बाहर भी पैरेलल ही निकल जा रही है, तो जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या जिसको मैं कह सकता हूँ जो म्यू टू है, वो म्यू वन के बराबर होगा। तब रेस पैरेलल निकल जाएंगी। और अगर कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बिहेव करने लग जाए कि ये डाइवर्जिंग है, मतलब रेस को स्प्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना हुआ है हमने, म्यू वन, तो म्यू वन की वैल्यू क्यों कम हो गई है म्यू टू से, तब ऐसा हो जाता है। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह भी बिहेव कर रहा है और यहाँ पे आकर के वो डाइवर्जिंग भी बन सकता है। जो उसका एक्चुअल नेचर है वो तो कन्वर्जिंग ही है, लेकिन डाइवर्जिंग भी बन सकता है कब, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से चेंज कर दिया जाए। यहाँ पे म्यू टू क्या है, म्यू टू है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन है अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से इस वाले केस में भी क्या हुआ है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, और इस केस में म्यू वन की वैल्यू ज़्यादा है म्यू टू से। अगर म्यू वन और म्यू टू बराबर हो जाएंगे तो इसमें से भी रेस पैरेलल आकर के पैरेलल ही बाहर निकल जाएगी। और अगर म्यू वन की वैल्यू कम हो जाएगी और म्यू टू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा था, वही कॉनकेव लेंस अब कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा, मतलब रेस को ऐसे कन्वर्ज करने लग जाएगा। अगर हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही दोनों केस लेके चलते हैं। अगर हमें मेंशन किया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से है, तब हम ये स्पेशल केसेस मान सकते हैं। एक कंसेप्ट हम और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक लेंस है, ठीक है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं मान लेता हूँ ग्लास का है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बाहर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, अंदर ग्लास बाहर एयर। तो क्या होगा, जब भी पैरेलल रेज आएंगी, यहाँ से पैरेलल रेज आई और ये मीट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मीट कर रही हैं, जहाँ पे मीट करती है हमें पता है वो वाला पॉइंट फोकस कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार इस तरह से चेंज किया जाता है कि मान लीजिए इसको हमने डाल दिया वाटर के अंदर, लेंस को डाल दिया वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर डालने से क्या होगा, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये तो 1.5 रहेगा, लेकिन मीडियम का 1.33 हो जाएगा। तो रहेगा तो ये अभी भी कन्वर्जिंग ही, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो इन दोनों का जो गैप था पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो 0.5 था, लेकिन अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गैप है वो 0.50 तो पहले वाले केस में था, लेकिन अब वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो 0.17 ही है। मतलब जो डिफरेंस है वो कम हो गया, तो रेस कम कम बेंड होएंगी, और रेस कम कम बेंड होएंगी तो काफ़ी दूर जा कर के मिलेंगी, क्योंकि बेंडिंग काफ़ी कम कम हुई। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के अंदर और लेंस के बाहर, अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर वो डिफरेंस बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कर दूँ 1.6 और इसका 1 ही रहने दूँ, तो डिफरेंस हो जाएगा 0.60, तो फोकस यहाँ की बजाय यहीं आ जाएगा, रेस फटाफट मीट कर जाएंगी। इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी लेंस को किसी भी दूसरे मीडियम में डालने पर उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। जैसे अभी मैंने कॉन्वेक्स में करके दिखाया, सेम टू सेम केस कॉनकेव में भी होगा। लेंस की फोकल लेंथ डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू मीडियम, म्यू लेंथ मीडियम अपॉन, सॉरी, ये होता है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये 1/f का फॉर्मूला है म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 क्या है, इसके दोनों कर्व्ड पार्ट की
रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं, म्यू एल क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम क्या है जिस मीडियम में वो रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और -1। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर मैं ये मानूँ कि लेंस नॉर्मली एयर में रखा है या फिर वैक्यूम में रखा है, तो उस वाले केस में 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला को, इन दोनों फार्मूला को ही हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है, जो कि हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला है ये। यहाँ पे ये वाली बात भी ध्यान देने के लिए की है कि जो R1 और R2 की वैल्यू हम पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करनी है। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसमें दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बाई कॉन्वेक्स लेंस में दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर जीरो नहीं होगा, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, जिसकी वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम लेंस की स्टडी करते हैं तो इसमें फोकस हम दोनों साइड में कंसिडर करते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जो कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है O, और इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। फोकस इसमें दोनों साइड से कंसिडर किया जाता है, इधर F1 इधर F2, हम दोनों साइड में केवल FF भी लिख सकते हैं। फिर जितनी डिस्टेंस O से F1 की है उतने पे ही 2F1, और इसी तरफ उतने पे ही 2F2। सेम टू सेम कॉनकेव में भी होगा। अच्छा, इसमें प्राइमरी फोकस वो माना जाएगा कि अगर रेज इधर से आ रही हैं तो फोकस इधर वाला काउंट होगा, अगर रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं तो फोकस राइट साइड वाला काउंट होगा, क्योंकि यहीं पे आकर के रेज मीट करेंगी। और रेज अगर लेफ्ट से आ रही हैं तो रेज अगर राइट साइड से आ रही हैं तो फोकस लेफ्ट वाला काउंट होगा। मतलब हमें अपोजिट काउंट करना है कि अगर यहाँ से रेज आई हैं तो ये वाला फोकस काउंट करना है, मतलब राइट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है अगर लेफ्ट से रेज आ रही हैं। और अगर इधर से रेज आ रही हैं, मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से रेज लेके आया कि एक रे यहाँ से ऐसे आई, तो ये यहाँ से पास होगी फोकस से, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है और उसके रिगार्डिंग इमेज किस तरफ बन रही है। कॉनकेव में जो फोकस होता है वो लेफ़्ट साइड वाला कंसिडर किया जाएगा, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ वाला फोकस कंसिडर किया जाता है, और इसको दोनों को पीछे एक्सटेंड करने पे ये दोनों फोकस पे मीट करती हैं। पैरेलल आने वाली रेज हैं ये, और एक्सटेंड करने पे फोकस पे मीट करेंगी। इसके बाद हम रूल्स देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के। रूल्स, तो रूल्स में पहला रूल जो मिरर में था वही लेंस में है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्ट होगी तो फोकस से पास होगी, इस तरह से। और अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई आ रही है ऑलरेडी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोकस बनाया F, और कोई रे ऑलरेडी फोकस से पास होती हुई आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो पहला रूल तो ये है कि फोकस से आने वाली रे, पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होती हुई आने वाली रे पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सेकंड रूल ये होगा कि ऑप्टिकल सेंटर जो होगा यहाँ पे O, इससे पास होने वाली जो रेज हैं वो बिना बेंड हुए स्ट्रेट पास हो जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज बिना बेंड हुए, बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े स्ट्रेट पास हो जाती हैं, ठीक है। यही रूल्स कॉनकेव में भी चलते हैं कि अगर हमारे पास में कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर इस तरह से होगा। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, तो जो रे इसमें भी पैरेलल जाएगी वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि पीछे मीट करने पे वो फोकस से पास हो, और जो रे फोकस से ऑलरेडी पास होती हुई आएगी, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी फोकस यहाँ भी फोकस, तो अगर कोई रे इस तरह से आ रही है मतलब ये फोकस से पास होती, अगर लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये पैरेलल हो जाएगी।
इसी तरह से अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर मैं बीच में कंसिडर कर लूँ कि यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए स्ट्रेट पास हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं कॉनकेव लेंस से। तो ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, और सबसे पहला केस मैं ले रहा हूँ जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो जब जो चीज़ इनफाइनाइट पे होती है, हम मिरर वाले में बात कर चुके हैं कि उसको हम ड्रॉ नहीं करते। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज जो आती हैं वो इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि पीछे एक्सटेंड करने पे वो फोकस पे मीट करती हुई लगें। तो वो फोकस पे मीट करती हुई लगेंगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, फोकस पे है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और इसका साइज़ क्या होगा इमेज का, इमेज का साइज़ पॉइंट साइज्ड है, और नेचर वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों है, क्योंकि पीछे एक्सटेंड करने पे डॉटेड रेज हमने बनाई, उसके बाद में डॉटेड रेज जहाँ पे मीट करी वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो कॉनकेव से पहला केस तो ये हो गया। इसके बाद में कॉनकेव से सेकंड केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे पहले से रखा हुआ हो। तो अब इससे हम क्या करेंगे, एक रे पैरेलल आएगी जो कि इस तरह से डाइवर्ज होगी कि पीछे एक्सटेंड करने पे वो फोकस से पास होती हुई लगे। तो इसको पीछे एक्सटेंड किया, और दूसरी रे को हम इस तरह से पास कर देंगे कि ऑप्टिकल सेंटर पे जाए और स्ट्रेट बाहर निकल जाए। तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे बाहर निकल गई। जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं वहाँ पे छोटी सी इमेज फॉर्म होगी, डॉटेड इमेज बनानी है, और इस केस में ये वाला पॉइंट फोकस है, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अगर पोजीशन ऑफ इमेज मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा इसमें, बिटवीन एफ एंड ओ। नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, और अगर साइज़ लिखनी है तो डिमिनिश्ड हो जाएगी। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर, तो डिमिनिश्ड साइज़ है इसकी। इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, और पहला केस मैं ले रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो क्या होगा, जो रेस पैरेलल आती हैं वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो इस केस में ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, इमेज का फॉर्म हो रही है एट एफ, इमेज फॉर्म हो रही है एट एफ पे। कैसी है, पॉइंट साइज्ड है और रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं इसलिए हम इसको रियल इन्वर्टेड लिखेंगे। जब मैं सेकंड केस लूँगा तो उसमें यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स मार्क करे, F1, 2F1, F2 और 2F2। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इमेज का फॉर्म होनी चाहिए इसकी फोकस, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे थी, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करके पास में ले आया तो इमेज थोड़ी सी दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज फॉर्म होगी। एक और बात, यहाँ पे पॉइंट साइज्ड इमेज है तो इमेज इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो डिमिनिश्ड बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे एक रे लेकर के आए पैरेलल रे, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और फोकस से जाने वाली रे स्ट्रेट निकल जाएगी। तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले केस के लिए लिखूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1, इमेज का फॉर्म हो रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर अगर लिखा जाए तो रियल इन्वर्टेड और साइज डिमिनिश्ड।
तो ये सेकंड रे डायग्राम हो गया या सेकंड इमेज फॉर्मेशन हो गई कॉन्वेक्स लेंस से। थर्ड केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f, मतलब यहाँ पे 2f है और यहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम और पास ले आए, इमेज थोड़ा और पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो अब की बार इमेज 2f पे ही आ जाएगी। ये 2f1 पे ऑब्जेक्ट था और ये यहाँ पे 2f2 है। तो जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी, यहाँ पे फोकस है f2, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी 2f2 पे और सेम साइज़ इमेज होगी, दोनों इमेज की साइज़ सेम होगी। तो मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, एट 2f1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख सकता हूँ मैं, एट 2f2। साइज़ क्या हो जाएगा, सेम साइज़, और नेचर रियल इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड 2f1 कर देते हैं। तो नेक्स्ट केस में बना रहा हूं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 है, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, ये f2 और यहाँ पे 2f2। तो ऑब्जेक्ट दोनों में से बीच में कहीं पर भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 है यहाँ पर। अब क्या होगा, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो पास ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाएगी। जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और ये वाली इमेज एनलार्ज्ड होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन f1 एंड 2f1, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड 2f2। अगर मैं साइज़ लिखना चाहूँ तो साइज़ हो जाएगा एनलार्ज्ड और रियल इन्वर्टेड इमेज है। अगर हम ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो इमेज की साइज़ थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रही इसलिए डिमिनिश्ड, फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई तो ऑब्जेक्ट के बराबर आ गई सेम साइज़, अब थोड़ी सी और बड़ी हुई तो एनलार्ज्ड, अब थोड़ी सी और बड़ी होगी हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज को देखूँ तो पोजीशन ऑफ इमेज पहले f पे थी, फिर थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई, बिटवीन f एंड 2f आ गई, और आगे शिफ्ट हुई, एट 2f आ गई, और आगे शिफ्ट हुई, बियॉन्ड 2f चली गई। अब और आगे शिफ्ट होकर के इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो जो मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे कैसे आ गया, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो रहा है, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर 2f से पीछे आया, फिर 2f पे आ गया, बिटवीन f एंड 2f आ गया, अब f पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है और जो इमेज फॉर्म होएगी अभी मैंने बताया इनफाइनाइट पे होने वाली है, तो जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। दोनों पैरेलल रेज हैं और हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। वैसे तो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि जो पैरेलल लाइंस हैं इन्फिनिटी पे मीट करती हैं या फिर कभी मीट नहीं करती। तो अब ये दोनों रेस इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करेंगी तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ एट f1 और पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकता हूँ एट इन्फिनिटी, और साइज ऑफ इमेज वेरी एनलार्ज्ड और नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाकर के रेज मीट करेंगी ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, हमने रेस को एक्सटेंड करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद में सिक्स्थ केस इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को हम और पास ले आएंगे तब क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o आ जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o आ जाएगा तो यहाँ पे ये f1 है और ऑब्जेक्ट यहीं आ चुका है बिटवीन f एंड o। अब क्या होगा, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। इन दोनों को हम पीछे डॉटेड करके एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, स्ट्रेट बनाना है आप लोग को, तो यहाँ पे
डॉटेड इमेज फॉर्म होगी, और हमने रेस को पीछे डॉटेड करके एक्सटेंड किया है, उसके बाद में इमेज फॉर्म हो रही है, इसलिए ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा F2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा O। रेज यहाँ से ऐसे पास हो गई, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिहाइंड द लेंस, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1। तो इस तरह से रे डायग्राम्स, 6 रे डायग्राम बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में 2 रे डायग्राम बनते हैं। ये हमने सारे रे डायग्राम्स बना लिए, कॉनकेव लेंस में 2 और कॉन्वेक्स लेंस में 6। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज याद रखने के लिए एक ट्रिक ये भी आप काम में ले सकते हैं कि पहले सारी पोजीशंस लिख लीजिए, जैसे एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड, 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f, और लास्ट वाली बिटवीन f एंड o। तो अगर हम केवल रियल की बात करें तो इस वाले केस को अगर मैं हटा दूं तो फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तब इमेज इस वाले पे फॉर्म होगी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तब इमेज ऊपर फॉर्म होगी। ये वाला अकेला केस है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा इमेज भी यहीं पे फॉर्म होगी। यही ट्रिक आप मिरर्स में भी लगा सकते हैं, उसमें 2f की बजाय केवल c आ जाता है, और यहाँ पे भी 2f की बजाय c आ जाएगा, और f एंड o की बजाय f एंड p हो जाता है वहाँ पे। तो उसमें भी लास्ट वाला केस अगर हम छोड़ दें तो अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है तो उसकी इमेज एट f फॉर्म होती है, बियॉन्ड c है तो इमेज बिटवीन f एंड c फॉर्म होती है, एट c है तो इमेज एट c फॉर्म होती है, बिटवीन c एंड f है तो इमेज बियॉन्ड 2f फॉर्म होती है, और जब ऑब्जेक्ट एट f है तो उसकी इमेज एट इन्फिनिटी फॉर्म होती है। इसके बाद साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, सेम टू सेम वही मेथड मैं इसमें भी लगाऊंगा, जिससे आपको लर्न करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। साइन कन्वेंशन हमने मिरर्स में पढ़ा था कि हम पोल पे एक्सेस मान लेते हैं, इसी तरह से इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस मान ली, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब जो चीज़ें नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं वो नेगेटिव मानी जाएंगी, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं वो पॉजिटिव मानी जाएंगी, जो पॉजिटिव वाई पे है वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाई पे है वो नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि U, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब नहीं है इसमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा हुआ रहता है, इसलिए यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कॉनकेव में भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होता है, कॉनकेव भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये कॉनकेव हो गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए यू की वैल्यू इसमें भी नेगेटिव ही लेनी है। कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज वैसे तो इसमें यहाँ पे बनती है जनरली, और एक केस में इमेज यहाँ पर भी पीछे बनती है। तो v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये वाले डिस्टेंसेस v होंगी। तो v पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, और नेगेटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। इसमें एक बार इमेज फोकस पे फॉर्म होती है और एक बार यहाँ पे छोटी सी इमेज फॉर्म होती है, दोनों बार पीछे ही फॉर्म हो रही है, तो दोनों बार नेगेटिव ही है, और नेगेटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। फोकल लेंथ की बात करूँ तो इसका फोकस हम राइट साइड में कंसिडर करते हैं, राइट साइड में कंसिडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका फोकस हम लेफ्ट में कंसिडर करते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ पे सीधा ही रखते हैं तो पॉजिटिव, इसमें भी ऑब्जेक्ट सीधा ही रखा हुआ होता है तो वापस से पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, इसमें इमेज नीचे भी बनती है और यहाँ पे एक केस में ऊपर भी बनती है। नीचे बन रही है तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, तो नेगेटिव वाई एक्सिस है और उस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। और जब ऊपर बन रही है तब पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, तो पॉजिटिव में होगा, और उस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। इसमें इमेज केवल ऊपर ही बनती है तो इसमें पॉजिटिव ही होगा साइन कन्वेंशन एच आई का, और वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए होगा।
तो ये हो गया साइन कन्वेंशन लेंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला हमने मिरर्स के लिए भी पढ़ा हुआ है। मिरर्स के मैग्नीफिकेशन और उसके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है। हमने उसमें पढ़ा था -v/u, इसमें होता है v/u। और एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो हमने उसमें पढ़ा था वो इसमें और इसमें सेम ही है, वो है hi/ho। बाकी सारी चीज़ें जो हम उसमें पढ़ के आए हैं वो सेम है। मतलब अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज है। और अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। मॉड ऑफ m की वैल्यू =1 आ रही है तो सेम साइज इमेज है। और मॉड ऑफ m की वैल्यू <1 आ रही है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन पहले वाले के सेम ही है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और v/u इसका फार्मूला हो जाएगा। पहले वाले में, मिरर वाले में -v/u हुआ करता था। इसके बाद बात कर रहे हैं हम पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। मतलब लेंस में कितनी स्ट्रेंथ है रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? उसकी पावर। 1/f फार्मूला यूज़ करना है कब? जब फोकल लेंथ हमें मीटर में दी हो, इज़ इन मीटर। और हमें 100/f यूज़ करना है कब? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो। पावर के लिए जो यूनिट है, 2 यूनिट्स होती हैं, एक तो मीटर इनवर्स और दूसरी डायप्टर। डायप्टर को हम कैपिटल D से भी लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 डायप्टर की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 100 से 100 रखने से कट जाएगा, तो वो डेफिनेशन हो जाएगी 1 डायप्टर की। अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करूँ कि मेरे पास एक से ज़्यादा लेंस है और मैं उन्हें कंबाइन करना चाहता हूँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, वो देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब एक से ज़्यादा लेंस अगर एक साथ काम में ले रहे हैं तो जो उनकी नेट फोकल लेंथ होती है वो 1/f1 + 1/f2 एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं 2 लेके चल रहा हूँ तो 1/f1 + 1/f2 होगी अगर कांटेक्ट में रखे गए हैं लेंस तो। और अगर लेंसेस कांटेक्ट में नहीं रखे गए हैं तो जो फोकल लेंथ होगी, नेट फोकल लेंथ, वो 1/f1 + 1/f2, और दोनों लेंस के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस d/f1 f2। ये नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा 1/f का, कि अगर 2 लेंस है मेरे पास, सपोज इस तरह से मेरे पास 2 लेंस है और दोनों लेंस के बीच में कुछ गैप है, कुछ डिस्टेंस है d, तो इन दोनों की जो नेट फोकल लेंथ होगी f, वो 1/f1 पहले वाले की फोकल लेंथ + 1/f2 दूसरे वाले की फोकल लेंथ माइनस d दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय f1 एंड f2। ये फॉर्मूला यूज़ करते टाइम हमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफिकेशन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है, m1 × m2, या और भी लेंस आ रहे हैं तो ×m3 ×m4 एंड सो ऑन। अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में पावर की बात करूं तो मुझे पता है कि 1/f ही पावर होता है, तो जो नेट पावर है वो P1 + P2 - D P1 P2 ये हो जाएगी। ये नेट फोकल लेंथ हो जाएगी, नेट पावर P1 + P2 - D P1 P2। तो ये हमने लेंस का थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा है। जो इसमें लेंस फार्मूला काम में आता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये इसका लेंस फार्मूला है। मतलब v पोजीशन ऑफ इमेज है, u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और f फोकल लेंथ है। मिरर में यहाँ पे प्लस होता था, लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस है। इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में, जिसको हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।